हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते और फटाफट से अपना एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको कल ही कहा था कि मैं संडे को थोड़ा सा बिजी रहूंगा, इसलिए वीडियोस लेट आए हैं। और हम रात को एक और एपिसोड का ट्राई करेंगे जो कि 15 से 20 मिनट का होगा। और 15 से 20 मिनट का मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। टेंशन फ्री रहो, अपने भी कुछ काम होते हैं और अपनी भी लाइफ की लंका लगी हुई है जोयान की तरह। तो चलो फटाफट से एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करते हैं। और आप लोगों को सच बताऊं, आप लोगों से भी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं मैं इस नोवेल के लिए, बट टाइम नहीं मिलता। यही एक रीजन है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो चलो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जॉन दो ओल्ड मैन को बचाता है और 3 ओल्ड मैन से फाइट करता है, जिसमें से एक की जॉन धज्जियां उड़ा देता है जो कि होता है सेकंड ब्रदर। बाकी के बचे फर्स्ट और थर्ड ब्रदर, जिसमें से फर्स्ट ब्रदर जॉन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ। तो जियोयान भी अपने हैवी जुआन रूलर को अपेयर कर लेता है और रेडी हो जाता है फाइट के लिए। हालांकि अब तक जियोयान की जो हालत होती है वो भी काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, इसीलिए हिडन क्लाउड पवेलियन के दोनों एल्डर जियोयान की हेल्प के लिए आते हैं। लेकिन जियोयान उन्हें कह देता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कल्टीवेशन करके अपनी पावर को रिकवर करना चाहिए और जब मुझे जरूरत हो तो आप हेल्प करिएगा। और इसके बाद उन्हें टीयर 3 की मेडिसिनल पिल्स दे देता है और कल्टीवेशन में जाने के लिए कह देता है, जहां वो लोग जियोयान की तारीफ करते हैं और कहते हैं हमने सुना था कि जियोयान रैंक 3 के अल्केमिस्ट हैं, लेकिन मुझे सच में विश्वास नहीं था। आज जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे विश्वास हो गया है कि वो रैंक 3 के अल्केमिस्ट हैं। और यहीं पे मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इस फाइट को एंड करते हैं। इस टाइम पे वो दोनों एल्डर जैसे ही जोयान की मेडिसिनल पिल्स को लेते हैं और जोयान की फाइट को देखते हैं तो बाकी सब कुछ वो पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी में चोटें भी लगी हुई है। और इसके बाद वो जल्दी से पालथी मारकर बैठते हैं, पिल्स को स्वेलो करते हैं और उन्हें रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे उनकी जो चोटें होती है धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। आखिरकार टीयर 3 की मेडिसिनल पिल उन्हें पूरी तरीके से तो रिकवर नहीं कर सकती थी, लेकिन 70 to 80% रिकवरी के चांसेस इसमें पूरी तरीके से थे, जो कि पहले ही उनके लिए काफी होने वाला था। यहाँ पे जोयान भी अपनी फाइट को तेज कर देता और सामने लॉन्ग स्वॉर्ड वाले एल्डर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जब जोयान का हैवी जुआन रूलर उस बंदे की लॉन्ग स्वॉर्ड से टकराता था तो वो पूरी तरीके से कांप जाती थी। साथ ही साथ जोयान की जो हेवनली फ्लेम होती थी वो उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के आसपास की डुई को पूरी तरीके से रिफाइन कर देती थी और जोयान का अटैक और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन जोयान के सिर की तरफ अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन तभी जोयान अपने हैवी जुआन रूलर को एक अजीबी तरीके से स्लैश करता है, जिससे उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड काफी बुरी तरीके से कांपती है और उसके हाथ की जो छिंगी होती है वो फट जाती है और उससे ब्लड निकलने लगता है और पूरा हाथ कांपने लगता है। अपने हाथ में चोट लग जाने का कारण वो एल्डर थोड़ी सी पावर को बढ़ाकर जोयान के हैवी जुआन रूलर को पीछे करना चाहता था, लेकिन तभी जोयान भी अपनी पावर को बढ़ा देता और जोयान के हेवनली फ्लेम के कारण उस बंदे की या कि उस एल्डर की लॉन्ग स्वॉर्ड तुरंत ही टूटकर बिखर जाती है। लॉन्ग स्वॉर्ड के टूट जाते ही उस एल्डर का चेहरा तुरंत ही लाल हो जाता है और खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी जियोयान का हैवी जुआन रूलर सीधा ही उस बंदे की चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। इस टाइम पे उन 3 में से 2 डाउडी लेवल के वॉरियर पहले ही हार चुके थे और जो लास्ट पर्सन बचा हुआ था वो तीनों ब्रदर का लीडर होता है, यानी कि फर्स्ट ब्रदर। और जो जियोयान से हारे थे वो सेकंड और थर्ड ब्रदर थे। वो देख सकता था कि उसके भाई घायल हो गए, लेकिन जियोयान के नॉर्दर्न किंग के कारण वो ना आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे हट पा रहा था। इस टाइम पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जियोयान भी अपने हैवी जुआन रूलर को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है और अपने सामने वाले एल्डर को देखने लगता है। जिसके बाद जोयान अपने रूम के बाहर देखता है तो वहाँ पे काफी सारे एल्डर पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि ये सभी लोग हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे, जिसके कारण जोयान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अगर यहाँ पे कोई डाउडी लेवल का वॉरियर होता तो जियोयान के लिए प्रॉब्लम बन सकता था। हालांकि यहाँ पे जोयान ने 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर का यूज करके एक डाउडी को हेवली इंजर्ड कर दिया था और दूसरे डाउडी के साथ काफी देर तक फाइट करके उसने अपनी डुईकी को काफी ज्यादा थका दिया था और अब जोयान के पास खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी जोयान फोर्सफुली अपने आप को खड़ा रखे हुए था, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहता था। हालांकि जियोयान को देखकर सभी लोग जो कि अभी अभी रूम के बाहर जमा हुए थे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जियोयान की नजरों में नहीं आना चाहते थे। तभी जियोयान के सामने फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है जियोयान। इस टाइम पे वो जियोयान को मारना चाहता था। हालांकि तभी जोयान के हाथों हार गया। सेकंड और थर्ड ब्रदर कहते हैं बड़े भाई चलो हम इससे लड़ते हैं, अगर आज हम यहाँ पे मर भी जाते हैं तो हम सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करके इसको भी अपने साथ खींच लेंगे। ये देखकर फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही कहता है जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मरने के बारे में भूल जाओ, मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जिंदा लेकर जाऊंगा। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, साथ ही साथ उसके वर्ड काफी ज्यादा कमिटेड लग रहे थे, जिसका मतलब था कि वो पूरी जान लगा देगा जियोयान के साथ फाइट करने में। यहाँ पे जियोयान भी उन दोनों के भाइयों के प्रेम को देखकर अचानक ही अपने भाईचारे को याद करने लगता है और उसे अपने बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई याद आने लगते हैं। जिसके बाद जोयान अचानक ही सैड होते हुए कहता है तुम सब चले जाओ। ये सुनकर तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और इसके बाद फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही कहता है
तुमने क्या कहा? जैसे उसे ट्रस्ट ना हो रहा हो वो जियान से एक बार फिर बोलता है। तभी जियान कहता है तुम सब चले जाओ। इस टाइम पे जियान की आवाज कमजोरी के कारण कांप भी रही होती है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर सच में कहता है क्या तुम सच में हमें जाने देना चाहते हो? उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो तेजी से फीका पड़ जाता है। उसे पता था अगर वो यहाँ से जिंदा जा सकता है तो बदला लेना कोई जरूरी काम नहीं है, ये तो बाद में भी लिया जा सकता था। इस बार जो यान भी कुछ नहीं कहता और अपना सिर हिला देता है, जो देखकर फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही सेकंड और थर्ड ब्रदर को उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे वहाँ के लोग भी तुरंत ही हट जाते हैं। तभी जुआन कहता है रोको। जुआन की बात को सुनकर एल्डर ब्रदर अचानक ही नाराज हो जाता है और अपनी डुई को एक्टिवेट करके हर तरीके से रेडी हो जाता है और इसके बाद कहता है अगर तुम लड़ना चाहते तो सीधा मेरे पास आओ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उसकी बॉडी से किलिंग मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है, जैसे कि वो लाइफ और डेथ के बैटल के लिए तैयार हो गया हो। हालांकि जैसे ही वो फाइट करने ही वाला था कि तभी जो यान के हाथ से एक लाइट निकलती है जो कि सीधा ही फर्स्ट ब्रदर की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर फर्स्ट ब्रदर काफी ज्यादा शॉक होता है और इसके बाद काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से उस चीज को पकड़ता है और ध्यान से देखने लगता है तो उसमें एक काफी अच्छी जेड की बोतल होती है और उस जेड की बोतल में 6 टियर 3 की मेडिसिनल पिल थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जॉन की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या है? तभी जॉन कहता है ये 6 टियर 3 की मेडिसिनल पिल है। इस टाइम पे जॉन के माथे से पसीने की बूंदें एक एक करके गिर रही होती हैं और जॉन की हालत भी खराब हो गई थी। जहाँ तक बात रही सामने वाले ब्रदर की, तो वो भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसे पता था टियर 3 की मेडिसिनल पिल ऐसी चीजें थी जो देकर जो यान अपनी हेल्प के लिए डाउडी लेवल के वॉरियर को भी अट्रैक्ट कर सकता था। यहाँ तक कि बाहर के हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से उन पिल्स को देख रहे थे और उनकी आंखों में लालच आ गया था। तभी वो बंदा कहता है आपने ये हमें क्यों दी है, इससे आपका क्या मतलब है? आखिरकार डाउडी होने के नाते उसे इन मेडिसिनल पिल्स की कीमत अच्छी तरीके से पता थी। इस टाइम पे उसके चेहरे से पूरी तरीके से लाल रंग गायब हो गया था और गुस्सा पहले ही गायब हो गया था। जिसके बाद वो पूछने ही वाला था कि तभी हिडन क्लाउड पवेलियन के 2 एल्डर अचानक ही जोयान के पीछे से आ जाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं मिस्टर जोयान, इन आदमियों को अब आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। उनकी बात को सुनकर फर्स्ट ब्रदर भी काफी ज्यादा नाराज होता है और जो अभी अभी शांत हुआ था एक बार फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने भाइयों को बचाने के लिए कुछ भी करने को रेडी था और तुरंत ही अपनी डुईक्यू को भी एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि जैसे ही जुआन के पास के वो दोनों एल्डर अटैक करने वाले थे तभी जुआन मुश्किल से अपने हाथ को बढ़ाकर उनके हाथ को पकड़ लेता है। हालांकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जुआन ने उन्हें क्यों रोका, लेकिन वो तुरंत ही रुक जाते हैं और अटैक नहीं करते। साथ ही साथ वो जुआन की हालत को भी फील कर सकते थे, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी डुईक्यू को अपनी बॉडी के अंदर वापस से ले लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों भाई एक साथ कहते हैं तुम्हें चले जाना चाहिए, मिस्टर जोयान ने तुम्हारी जान बख्श दी है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना भले ही मिस्टर जोयान अपने शब्द से पीछे ना हटे लेकिन हम दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर फर्स्ट ब्रदर अचानक ही शॉक हो जाता है और इसके बाद जाने के लिए घूमते ही जोयान की तरफ देखते हुए कहता है जोयान, आज का उधार मुझे याद रहेगा, भले ही तुमने टियर 3 की मेडिसिनल पिल दे दी हो, आज का मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और इसके बाद अपने भाइयों को लेकर तुरंत ही गायब हो जाता है और जिनके गायब होते ही तुरंत जोयान का पीला चेहरा सॉफ्ट हो जाता है और जोयान उन दोनों के सामने बेहोश हो जाता है, जिसे वो तुरंत ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे जोयान उसी कमरे पे लेटा हुआ था और दोनों एल्डर वहीं पालथी मारकर बैठे हुए थे। इस टाइम पे जोयान की बॉडी में नेचुरल एनर्जी धीरे धीरे एंटर हो रही थी और जोयान का पीला चेहरा धीरे धीरे रेड होता जा रहा था। हालांकि इस कमरे में 2 एल्डर के अलावा जोयान का पपेट भी होता है जो कि काफी ज्यादा फुर्ती से इस कमरे को रक्षा कर रहा होता है और बिल्कुल जोयान के बगल में खड़ा था, यहाँ तक कि कोई भी जोयान को हाथ नहीं लगा सकता था। साथ ही साथ उन दोनों एल्डर को भी पता था कि जोयान का ये पपेट डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट करने में कैपेबल है और फ्यूचर में तो इसकी पावर न जाने कितनी ज्यादा होगी। हालांकि उन्हें एक चीज और पता थी कि ये पपेट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, इस पपेट का ओनर इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो 2 एलाइड डाउडी लेवल के वॉरियर्स को हराने की पावर रखता है। और वो ओल्ड मैन जैसे ये सोचते हैं तो उनके काफी बड़ा शौक लगता है। आखिरकार उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था इतना पावरफुल पपेट और जोयान जैसा वॉरियर। जिसके बाद अचानक ही वो अपने दिल में खुश हो जाते हैं कि वो जोयान के साथ है, ना कि जोयान के खिलाफ, क्योंकि अगर वो जोयान के खिलाफ होते तो हिडन क्लाउड पवेलियन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। हालांकि वो ये सोच ही रहे थे कि तभी जोयान, जो कि बेहोश हो गया था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद जोयान की आंखें सीधा ही उसके स्काई डायमंड पपेट पर जाती है जो कि उसके बगल में खड़ा था, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा खुश और सिक्योर फील करता है। जोयान को पता था इस रूम के अंदर हिडन क्लाउड पवेलियन के 2 एल्डर हैं, लेकिन जोयान उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन अपने स्काई डायमंड पपेट पे जोयान को पूरा भरोसा था। तभी वो दोनों एल्डर कहते हैं मिस्टर जोयान, क्या तुम ठीक हो? और इसके बाद वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से खड़े होकर जोयान को ग्रीट करते हैं। तभी जोयान भी स्माइल करते हुए कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, बस मुझे मेरी डुईक्यू का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण बेहोशी आ गई थी।
और मुझे डर है कि मैं कुछ दिनों तक अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और मुझे पूरी तरीके से ठीक होने में भी कुछ टाइम लगेगा। इस टाइम पे जोयान ने 2 डाउडी लेवल के वॉरियर को घायल करने के लिए अपने 2 ट्रम्प कार्ड यूज किए थे, जो कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन और जोयान की क्लैन टैटू यानी डाउडी ब्लड लाइन थी। और इन ब्लड लाइन के ज्यादा यूज करने के कारण जोयान के अंदर पावर की कमी हो गई थी, क्योंकि आखिरकार इन्हें एक साथ स्टार्ट करना और चलाना काफी ज्यादा खतरनाक था। और यही रीजन था कि जोयान अगले कुछ टाइम तक इन दोनों ही चीजों का यूज नहीं कर पाएगा। हालांकि जोन इस टाइम पे इन चीजों के लिए परेशान नहीं होता, बल्कि वो जिस चीज के लिए परेशान था वो था आइस स्पिरिट फ्रूट और दूसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि उसे अपनी पिल रिफाइन के लिए चाहिए था। जोयान की बात को सुनकर कि उसे 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए है, तो वो दोनों एल्डर रिलैक्स करते हैं और इसके बाद जोयान को काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली एक स्नो व्हाइट स्टोरेज रिंग देते हैं। उस स्टोरेज रिंग को देखकर जोयान थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो दोनों एल्डर कहते हैं, हाँ मिस्टर जोयान, इस स्टोरेज रिंग में इस रूम के अंदर का सामान है जो हम दोनों भाइयों को मिला था, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उन तीनों साथियों से मिलने के बाद हम बच पाएंगे। अगर मिस्टर जोयान नहीं आए होते तो क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है तो इस स्टोरेज रिंग पर आपका ही हक होना चाहिए। और इसके बाद एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेडली जोयान को वो स्टोरेज रिंग दे देते हैं। उन्हें पता था कि वो और कोई दूसरा रूम ढूंढकर उससे सामान गैदर कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जोयान का साथ उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा था। उनकी बात को सुनकर जोयान भी सिर हिला देता और उस स्टोरेज रिंग को लेकर अपना स्पिरिचुअल प्रिंट उसमें लगा देता और उसे एक्सेस करने लगता है कि शायद उसे वो 2 आइटम मिल जाएं जो उसे चाहिए था। हालांकि काफी देर तक खोजने के बाद जोयान को इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती, जिसके बाद जोयान हार मानकर अपनी स्पिरिचुअल पावर बाहर लेने ही वाला था कि तभी जोयान को अचानक ये काफी ज्यादा कोल्ड फीलिंग आती है, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये है। और इसके बाद जल्दी से उस जेट के बॉक्स को निकाल कर अपने सामने ओपन करता है और कहता है क्विक फ्रीज ग्रास। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है उसे ब्लू कलर की ग्रास को देखकर। क्विक फ्रीज ग्रास आइस स्प्रिट पिल के 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में से एक था, जिसे जॉन लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहा था। और ये भी काफी ज्यादा ठंडा होता है और फायर को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। जिसके बाद जॉन उससे कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना ढूंढने के बाद तुम मुझे इस तरीके से मिलोगे। हालांकि जोयान को स्पिरिट बेबी फ्रूट तो नहीं मिलता, लेकिन क्विक फ्रीज ग्रास जोयान को मिल गई थी, जो कि पहले ही काफी था। इस टाइम पे जोयान को भरोसा हो जाता है कि ये जगह सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही स्नो व्हाइट ग्रास को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। जोयान ने पाया था कि जो स्टोरेज रिंग इन दोनों एल्डर ने दी थी उसके अंदर काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट थे और उनके सामने के दोनों एल्डर एल्केमिस्ट नहीं थे, इसीलिए ये उनके काम की कोई भी चीज नहीं थी। और शायद इसीलिए एल्डर ने जोयान को ये सारी चीजें दे दी थी, जो देखकर जोयान का तुरंत ही चेहरे पर स्माइल आ जाता है। हालांकि ये जोयान की मेहनत से उसे मिला था, लेकिन फिर भी जोयान ऐसे ही ये चीजें नहीं रखना चाहता था, इसीलिए जोयान के हाथों में तुरंत ही जेट की बोतल्स आ जाती हैं और उन दोनों जेट की बोतल को जोयान अपने सामने वाले ओल्ड मैन की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर अचानक ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी जोयान कहता है, हाँ हाँ आप इसे रख सकते हैं, आखिरकार मैंने आपका सामान लिया है तो आपको कुछ देने का हक तो बनता ही है। इन दोनों जेट की बोतलों में हर एक में टीयर 3 की 6 मेडिसिनल पिल्स हैं। इस टाइम पे वो दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा शौक होते हैं कि जोयान टीयर 3 की मेडिसिनल पिल्स ऐसे बांट रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल चीज हो, जबकि उन्हें ही पता था कि ये कितनी ज्यादा कीमती चीजें हैं। इसीलिए वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते और तुरंत ही उन्हें एक्साइटेड होकर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेते हैं। और इसके बाद खुद को कंट्रोल करते हुए वो जोयान की तरफ देखते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, हाँ मिस्टर जोयान, आपकी इस दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तभी जोयान कहता है, आप दोनों मेरे एल्डर हैं, आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई इसे कैसे भी रखे, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो देखकर वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं, मिस्टर जोयान आप तो मजाक कर रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ पावर की ही रिस्पेक्ट होती है, ना कि छोटे और बड़े की। मिस्टर जोयान के पास पावर है, इसीलिए आप इसे एक्सेप्ट करने के कैपेबल भी हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान के सामने झुक जाते हैं, जो देखकर जोयान भी हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था वो कुछ भी करे ये दोनों मानने वाले नहीं थे। इसलिए जोयान अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वे तुरंत ही खड़े होकर कहते हैं, मिस्टर जोयान आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं और आपका फ्यूचर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्राइट होने वाला है। और इसके बाद तीनों पालती मारकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जोयान उनकी बात को सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, आप दोनों को मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो हो सकता है कि ये पॉसिबल ना होता। तभी वो कहते हैं, मिस्टर जोयान आपके पपेट के होते हुए भला आपको हमारी क्या जरूरत थी, वो पहले ही डाउडी लेवल के वॉरियर को पीटने के कैपेबल है। उनकी बात को सुनकर जोयान सिर्फ स्माइल कर देता है, क्योंकि कौन ग्रेट है और कौन नहीं इस बात में जोयान बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहता था। हालांकि तभी एल्डर कहते हैं, मिस्टर जोयान क्या मैं जान सकता हूँ कि बात की आपकी क्या स्ट्रेटजी है। उनकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसके बाद जोयान उनसे कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों जानते हैं इस एशियन डेसोलेट टेम्पल के अंदर सोल बेबी फ्रूट कहाँ पे मिलेगा।
ये सुनकर तो तुरंत ही माहौल काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उन दोनों ही एल्डर को पता था सोल बेबी फ्रूट कितना ज्यादा कीमती होता है, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं मिस्टर जुआन अगर आप इसे खोजना चाहते हैं तो आपको और डीप एरिया में जाना चाहिए, यहाँ पे खोजना पूरी तरीके से बेकार होगा। तभी जुआन कहता है डीप एरिया, जिसमें वो एल्डर कहते हैं हाँ अभी हम जिस जगह पर है वो केवल बाहरी क्षेत्र है। जिसके बाद एल्डर बताते हैं जितना मुझे पता है उसके हिसाब से इस टेम्पल को 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला लेवल आउटर एरिया है जहाँ पे हम हैं और यहाँ पे सबसे सस्ती चीजें हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है मिस्टर जियान को बताने की जरूरत नहीं है, जिसपे जियान भी अपना सिर हिला देता है। तभी एल्डर कहता है इस आउटर एरिया को रॉक हॉल कहा जाता है और यहाँ की चीजें केवल 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर तक के लिए ही है और यही रीजन था कि हम भी यहाँ पर थे। जिसके बाद आता है मिडिल रेंज या मिडिल लेवल, उसके भीतर काफी सारे ट्रेजर हैं और वो ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर हैं जो कि काफी लॉन्ग टाइम से वहाँ पे हैं, लेकिन आखिरकार वहाँ पे एक एशियंट फॉरेस्ट भी है जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से वहाँ पर होगा और उसके भीतर मैजिकल बीस्ट आमतौर पर पहुंच ही जाते हैं और डाउडी क्लास के नीचे का कोई भी वॉरियर वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। साथ ही वहाँ पे हर एक जगह को ग्रेड में भी डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रेड के बीच काफी बड़ा डिफरेंस है। हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की ग्रेव कहा जाता है उसे। उसकी बात को सुनकर जुआन काफी ज्यादा शौक होता है और अपना सिर हिला देता है। जुआन को पता था अगर कोई उस जगह पर जाकर सरवाइव करना चाहता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा पावर होनी चाहिए। हालांकि तभी वो बंदा कहता है इस टेम्पल का सबसे गहरा हिस्सा अभी भी अननोन है और वहाँ पे कोई भी नहीं गया और जो लोग भी गए हैं वो कभी भी वहाँ से वापस ही नहीं निकल पाए। आखिरकार बहुत कम लोग हैं जो कि मिडिल लेयर पे जा पाते हैं, डीप लेयर की तो बात ही अलग है। और इतना बोलने के बाद बात खत्म कर देता है वो एल्डर। उनकी बात से जॉन को ये तो पता चल जाता है कि अगर मिडिल लेयर इतनी ज्यादा खतरनाक है तो डीप लेयर तो और भी ज्यादा खतरनाक होगी। हालांकि जॉन को अभी भी उसका आंसर नहीं मिला था सोल बेबी फ्रूट कहाँ पर है। हालांकि जॉन एक अंदाजा लगा सकता था कि वो मिडिल लेयर या की डीप लेयर में मिल जाना चाहिए, लेकिन जॉन अपनी पावर के साथ डीप लेयर तक नहीं जा सकता था और मिडिल लेयर पे गया तो 4 सेक्ट से उसकी फाइट हो सकती थी। हालांकि जॉन अभी अपने पीक लेवल पर होता तो वो उनके साथ फाइट भी कर सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे नहीं। जो सोचकर जॉन थोड़ा सा सैड होता है तभी दूसरा एल्डर कहता है मिस्टर जियोयान शायद मुझे पता है कि आपको सोल बेबी फ्रूट कहाँ पे मिलेगा। उसकी बात को सुनकर तो सेठ जियोयान के चेहरे पर अचानक ही स्माइल आ जाती है और इसके बाद उसे देखते हुए जियोयान कहता है आप कहते हैं कि आपको पता है सोल बेबी फ्रूट कहाँ है। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और उसे पता नहीं था कि वो कैसे पूछ रहा है। उन दोनों ने जब जियोयान की ऐसी हरकतें देखी तो वो भी थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं क्योंकि इस जानकारी के बारे में वो भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। कुछ टाइम पहले वो एशियन डेसोलेट टेम्पल के अंदर आया था और उसने यहाँ पे काफी खोजबीन की थी। हालांकि अंत में डेसोलेट टेम्पल के फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गए थे और उसके कारण काफी सारे लोग मारे गए थे और उनमें से केवल एक ही ग्रुप बच के निकला था जिसमें मेरा फ्रेंड भी था और उसकी पावर एलाइट डाउडी लेवल पर थी। हालांकि वो किस्मत वाला था कि बच के निकल गया, लेकिन इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी थी और उसका एक हाथ कट गया था। उसकी बात को सुनकर जियोन समझ जाता है कि आखिरकार उसकी हालत कितनी बेकार रही होगी, जो सोचकर जियोन काफी ज्यादा शॉक होता है। और अगर डाउडी लेवल के वॉरियर्स को भागना पड़ा था तो जियोन समझ जाता है कि मिडिल लेयर में जरूर कोई पावरफुल पर्सनालिटी है जो कि उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन जियोन की तरफ देखते हुए कहता है मेरे फ्रेंड के हिसाब से जब वो लोग रॉक हाल से गुजर के एशियंट फॉरेस्ट पर पहुंचे थे तो इस जगह के अकॉर्डिंग वहाँ के ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती थे। साथ ही साथ वो जगह जहाँ पे मेरा फ्रेंड गया था वहाँ पे उसने सोल गैदरिंग फ्रूट के ट्री को देखा था। जैसे ही जियोन ये सुनता है सोल गैदरिंग फ्रूट का ट्री तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता था अगर ट्री वहां पर है तो फ्रूट भी उसके ऊपर ही होगा। जिसके बाद जियोन खुद के दिमाग में बस यही सोचने लगता है कि अगर जियोयान को ट्री से 3 या 4 सोल बेबी फ्रूट मिल गए तो जियोयान की पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एक फ्रूट जियोयान को रैंक 3 पर प्रमोट कर सकता है तो 2-3 फ्रूट के साथ जियोयान रैंक 4 का अल्केमिस्ट बन जाएगा। ये सोचकर जियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी जियोयान को याद आता है कि सोल गैदरिंग फ्रूट के ट्री में हर 500 साल में केवल एक ही फ्रूट उगता है, जिसका मतलब था कि जियोयान को इतनी आसानी से फ्रूट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। हालांकि तभी ओल्ड मैन कहता है जब उसने सोल गैदरिंग फ्रूट के ट्री को देखा था तो उसने उसे दूर से देखा था और जब वो वहाँ पे गया तो उसने पाया कि वो ट्री एक टापू के ऊपर है और उसके आसपास एक झील है और वो घायल भी उसी झील के कारण हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद जियोयान तुरंत ही समझ जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ होगा, जिसका मतलब था कि उस झील के अंदर कोई डाउडी क्लास का मैजिकल बीस्ट था। और ये सोचते हुए जियोयान का दिल तुरंत ही डूब जाता है, क्योंकि वो उसे पता चल गया था कि अगर ऐसा है तो सोल गैदरिंग फ्रूट को इकट्ठा करना है उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। जिसके बाद जियोयान कहता है अगर वो डाउडी लेवल का मैजिकल बीस्ट है तो क्या मेरा नॉर्दर्न किंग उसके साथ फाइट कर पाएगा। जियोयान को पता था कि अगर वो नॉर्दर्न किंग उसे रोकने में कैपेबल है तभी जियोयान सोल गैदरिंग फ्रूट को कलेक्ट कर पाएगा, वरना उसके पास कोई भी चांस नहीं होने वाला।
यहाँ पे जब जियोन सीरियस है तभी वो ओल्ड मैन कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है तो झील के अंदर मैजिकल बीस्ट एक एशियंट अंडरवर्ल्ड डेमन पाइथन होना चाहिए, जो कि एडवांस 1 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बराबर पावरफुल है, जबकि मेरे फ्रेंड की पावर इंटरमीडिएट 1 स्टार हाफ डाउडी लेवल पर थी, लेकिन फिर भी वो उस पाइथन के साथ 100 एक्सचेंज भी नहीं कर पाया था। ये सुनकर जियोन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जियोन को समझ में आ गया था कि पाइथन की पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के एडवांस लेवल पर है, जबकि उसका पपेट अभी स्टार्टिंग लेवल के डाउडी पर पहुंचा है, तो ये उसके लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। पलक झपकते ही 2 दिन निकल जाते हैं और अब तक जियोयान को इस टेम्पल के अंदर एंटर हुए पहले ही 10 दिन से ज्यादा बीत चुके थे, और अगर इन 10 दिनों को कैलकुलेट किया जाए तो इसका सिंपल सा मतलब था कि 4 सेक्ट के मेंबर पहले ही एशियंट फॉरेस्ट के अंदर जा चुके होंगे। इसलिए जियोयान अब इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर वो 4 सेक्ट सोल गैदरिंग फ्रूट को इकट्ठा कर लेंगे तो फिर जियोयान उनसे उसे छीन नहीं पाएगा। इसलिए जोयान वहां पे जाने का इरादा बनाता है, जिसके बाद जोयान तुरंत ही खड़ा हो जाता है। हालांकि इन 2 दिनों के दौरान जोयान ने अभी अपनी पावर को 40 से 50% ही रिकवर किया था, और अगर वो पूरी तरीके से ठीक होना चाहता था तो इसके लिए जोयान को 4 से 5 दिनों की जरूरत थी। लेकिन जोयान प्रेजेंट टाइम पे वेट भी नहीं कर सकता था, उसे जल्द से जल्द उस फॉरेस्ट के अंदर पहुंचना था ताकि वो उस फ्रूट को गैदर कर सके। जोयान को खड़ा होता देखकर वो दोनों एल्डर कहते हैं, जोयान आप क्या कर रहे हैं? तभी जोयान कहता है, मुझे लगता है मेरे जाने का समय है। जोयान की बात को सुनकर वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर जोयान आप जाने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये सही नहीं है। तभी जोयान कहता है, ये सही है, प्रेजेंट टाइम पे सोल कैप्चरिंग फ्रूट ही मेरा मेन टारगेट है, चाहे कुछ भी हो मुझे वो हर कीमत पे चाहिए, ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। देखो सोल कैप्चरिंग फ्रूट, सोल बेबी फ्रूट, स्पिरिट कैप्चरिंग फ्रूट, ये तीनों उसी के नाम है। जब उन्होंने देखा कि जोयान कमिटमेंट कर लिया है तो वो केवल जोयान के लिए प्रार्थना ही कर सकते थे और यही उम्मीद कर सकते थे कि जोयान सेफली उसे गैदर करके वापस लौट आए। और इसके बाद वो जोयान से कहते हैं, मिस्टर जोयान हमें डर है कि हम दोनों आपके साथ आगे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आपका जीवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हालांकि इस टाइम पे वो ऐसा बोलते हुए थोड़ा सा एम्बेरेस भी फील कर रहा था। आखिरकार जोयान ने उन्हें तीनों भाइयों से बचाया था, अगर जोयान नहीं होता तो वो तीनों मर चुके होते। लेकिन अब जब जोयान मुसीबत में जाने वाला था तो वो उसके साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि एशियन फॉरेस्ट के मैजिकल बीस्ट से वो डरते थे। हालांकि जोयान उनकी बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानता और हाथ हिलाते हुए कहता है, एल्डर आप लोगों को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें भला आप दोनों को क्यों घसीटूंगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। और इसके बाद अजीब तरीके से स्माइल करता है और मुड़कर सीधा ही उस कमरे के बाहर चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों एल्डर भी धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो प्रेजेंट टाइम पे उस रूम में इसलिए थे ताकि जोयान पूरी तरीके से रिकवर हो सके, लेकिन अब जोयान चला गया था इसीलिए उनका भी इस रूम में रहने का कोई भी मोटिव नहीं बनता। जिसके बाद वो तुरंत ही जोयान से कहते हैं, मिस्टर जोयान अगर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं, भले ही हम दोनों आपके पीछे के साथियों को रोक ना पाए, लेकिन हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। और तुरंत ही जोयान को ग्रीड भी करते हैं। उनकी बात को सुनकर जोयान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही अपना सिर हिलाकर उन्हें धन्यवाद देता है और आगे की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ते हुए जोयान को काफी सारे स्टोन गेट दिखते हैं जिन्हें किसी ने भी नहीं तोड़ा था, जो देखकर जोयान समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन से सील किए गए थे और 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा, जिसका मतलब था कि अंदर की कीमत चीजों की भी कीमत बढ़ती जा रही थी। हालांकि जोयान प्रेजेंट टाइम पे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता था यहाँ के ट्रेजर चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो वो सोल कैप्चरिंग फ्रूट से ज्यादा कीमती बिल्कुल भी नहीं होंगे। हालांकि जोयान आगे उड़ रहा था, लेकिन तभी उसे अचानक कोई फील होता है, जिसके बाद जोयान कहता है, ऐसा लगता है कि तुम हो ब्रदर बिंग, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और इसके बाद जोयान तुरंत ही हवा में रुक जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़कर अपना हाथ आगे की तरफ कर देता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है कि अब तुम्हें अपना असली रूप सबके सामने कर देना चाहिए। और इसके बाद पीछे से एक पावरफुल पंच सीधा ही जोयान के पंच से जाकर टकरा जाता है और इसके बाद 2 लाइट जो कि एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर की होती है जोयान के सामने आमने सामने खड़ी हुई थी। इस टाइम पे जोयान देख सकता था ब्लैक फिगर और व्हाइट फिगर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जोयान जब अपने सामने वाले पर्सन को देखता है तो तुरंत ही उसे देखकर कहता है, ये तुम हो सन हेक्सी। इस टाइम पे जोन काफी ज्यादा सीरियस होता है, जिसके बाद जोन तुरंत ही अपनी आसपास स्पिरिचुअल पावर से एक जगह को खोजना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जोन को लग रहा था कि अगर सन फैमिली के लोग यहाँ पर होंगे तो ये उसके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है। तभी सन एक्सी कहता है, तुम सच में वेस्ट रीजन में पॉपुलर होने लायक हो, तुम हमारे फैमिली के बारे में कितना कुछ जानते हो। और इस टाइम पे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और एरोगेंट वे में जोन को देख रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आसानी से जोयान को मार सकता है। उसकी बात को सुनकर जोयान भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को वापस ले लेता है, क्योंकि जोयान को आसपास कोई और पावरफुल ऑरा फील नहीं हुआ था। लगता है इसकी लंका लगने वाली है।
इस टाइम पे जोयान एक कोल्ड स्माइल पास करता है। जोयान को अच्छी तरीके से पता था अगर सन हेक्सी के साथ उसका फादर सन सुओ होता तो जोयान के पास पीछे हटने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब डरने की भी कोई बात नहीं थी। जिसके बाद जोयान व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए सन हेक्सी को देखता है, जो कि जोयान की तरफ बढ़ते हुए कहता है मैं आपको एलाइट डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर का एक्सपीरियंस करने दूंगा। और इसके बाद तुरंत ही अपने ब्लेड के साथ जोयान के सिर पर अटैक कर देता है, जैसे कि एक ही अटैक में वो जोयान को मार डालेगा। हालांकि उसका अटैक काफी ज्यादा क्रूएल था, लेकिन जोयान के फेस इंप्रेशन रत्ती भर भी चेंज नहीं होते। और जैसे ही वो तलवार जोयान के खोपड़े की झोपड़े को उड़ाने वाली थी कि तभी जोयान की स्टोरेज रिंग से पर्पल गोल्ड लाइटिंग चमकती है, जो कि तुरंत ही सन हेक्सी से टकरा जाती है। और सन हेक्सी के फेस इंप्रेशन अचानक ही तेजी से चेंज होते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है क्या, और इसके बाद तुरंत ही वो नॉर्दर्न किंग की चमचमाती हुई स्टील की मुट्ठी खाता है और लंगड़ाता हुआ पीछे की तरफ जाता है। एक ही पंच से सन हेक्सी का फेस बिल्कुल कागज की तरह सफेद हो गया था और उसे काफी ज्यादा पेन होने लगा था। हालांकि नॉर्दर्न किंग तब भी नहीं रुकता और तुरंत ही उड़ता हुआ जाकर अपना राइट पैर एक बार फिर से सन हेक्सी के पेट में मारता है और सन हेक्सी की पूरी बॉडी हवा में गुब्बारे की तरह उड़ने लगती है। इस टाइम पे जोयान ने भी लापरवाही होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था सन हेक्सी एलाइट डाउडी लेवल का वॉरियर है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। यहाँ तक कि नॉर्दर्न किंग के लिए भी उसके साथ फाइट करना इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होगा। इस टाइम पे सन हेक्सी भी जोयान के नॉर्दर्न किंग को काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखता है और 2 चोटों के बाद उसका दिमाग भी ठिकाने आ गया था। जिसके बाद वो कहता है क्या ये एक पपेट है। उसे पता था कि अगर जोयान के पास ये पपेट नहीं होता तो अब तक तो वो जोयान का काम तमाम कर चुका होता। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये पपेट यहाँ क्यों है, मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं पे फील किया है। और इसके बाद वो काफी ज्यादा शक भरी नजरों से जोयान के पपेट को देखने लगता है। जिसके बाद अचानक ही वो पागलपन तरीके से जोयान की तरफ देखते हुए कहता है सन वो तुम्हारे द्वारा मारा गया है, सुनचे को भी तुमने मारा है। उसकी बात को सुनकर जोयान फील करता है कि अचानक आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो गया है, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। जोयान को संचे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही 4 सेक्ट की फाइट के बारे में याद करता है। ये वही टाइम था जब जोयान जीलिन माउंटेन रेंज के आउटर एरिया में पहुंचा था। तब उसने मूरोंग कियानियान को बचाने के लिए सन क्लेन के काफी सारे लोगों को मार डाला था। साथ ही साथ वहाँ पे एक पर्सन भाग निकला था जिसे जोयान के नॉर्दर्न किंग ने मार डाला था और शायद वही सुनचे था। जिसके बाद जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता अगर तुम विश्वास करोगे मैं कहूँ कि सुनचे को मैंने नहीं मारा। सन हेक्सी जैसे ही जोयान की बात को सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो चाहता था कि वो जोयान को तुरंत ही उठकर मार दे। जिसके बाद वो कहता है जोयान क्या तुम जानते हो कि सुनचे मेरा छोटा भाई है, साथ ही साथ वो मेरे सबसे करीब था, तुमने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की है। इस टाइम पे उसकी बॉडी से तुरंत ही मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। तभी जोयान कहता है क्या मजाक है, वो मेरी जान लेने के लिए कई लोगों को लेकर आया था, मैं उसे नहीं मारता तो क्या वो मुझे नहीं मार देता। इस टाइम पे जोयान बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता, बस एक कोल्ड स्माइल कर रहा होता है। जोयान की बात को सुनते ही सन हेक्सी की बॉडी से तुरंत ही उसकी ब्लू कलर की आइस ड्यू की निकलती है और तुरंत ही काफी सारे आइस नीडल्स को क्रिएट कर लेती है और वो फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्पीड के साथ क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर जोयान फील कर सकता था कि आसपास एनर्जी का फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिसके बाद जोयान लापरवाही की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता और एक ही थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग को कंट्रोल करता है और नॉर्दर्न किंग सन हेक्सी के अटैक को पूरी ताकत के साथ रोक देता है। लेकिन अब तक सन हेक्सी की जो फॉर्मेशन होती वो पहले ही कंप्लीट हो गई थी। जिसके बाद वो तेजी से उस फॉर्मेशन को जोयान की तरफ नॉर्दर्न किंग की तरफ बढ़ा देता है। इस टाइम पे सन हेक्सी का जो हाथ होता है वो भी पूरी तरीके से क्रिस्टल आइस तरीके का हो गया था और उसके हाथ से निकलने वाले निडल आसपास की जगह को तुरंत ही चीरते हुए नॉर्दर्न किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि तभी नॉर्दर्न किंग भी तुरंत ही अपने पंच को कई बार हवा में फायर कर देता है और काफी सारे निडल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद नॉर्दर्न किंग के अटैक से सन हेक्सी का अटैक भी पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है। हालांकि उनके गायब होते ही काफी सारे आइस ब्लेड नॉर्दर्न किंग की बॉडी से टकराना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि उन निडल के पीछे ही थे, जिससे नॉर्दर्न किंग की जो बॉडी होती है उसमें गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और काफी सारी चोटें उसे लग जाती हैं। और इन इतने सारे ब्लेडों के कारण नॉर्दर्न किंग की पूरी बॉडी पूरी तरीके से आइस में सील हो चुकी होती है, जिस पे नॉर्दर्न किंग हिल भी डुल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हाथ से अपनी हेवनली फ्लेम को नॉर्दर्न किंग की आइस को पिघलाने के लिए अपेयर करता है, लेकिन तभी एक आवाज जोयान को अपने ऊपर सुनाई देती है, जोयान मरो। और ये सुनते ही जोयान तुरंत इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके अपनी जगह से तुरंत ही गायब हो जाता है। सन हेक्सी जैसे ही देखता है कि उसका अटैक चूक गया तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद उसे जैसे ही दूसरी जगह पर जोयान दिखाई देता है तो वो तुरंत ही जोयान के सामने आता है। ये देखकर जोयान कहता है लालत है। इस टाइम पे वो अपनी पूरी पावर पे नहीं होता और साथ ही साथ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को पूरी तरीके से वो यूज भी नहीं कर पा रहा होता है। और इस बार जब सन हेक्सी ने एक बार फिर से अटैक किया तो जोयान के पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि जोयान इतनी कम डिस्टेंस पे अटैक से डॉज भी नहीं
कर सकता था। इसलिए जॉन तुरंत ही अपनी छोटी सी डुईकुई को कंडेंस करके वहाँ पे एक डुईकुई बैरियर क्रिएट कर देता है और अटैक के टकराने के बाद जोयान कम से कम 2-3 कदम तक पीछे की तरफ जाता है और इसके बाद जॉन कहता है धिक्कार है, मेरी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ मैं उसके लिए मैच नहीं हो सकता हूँ। जिसके बाद जॉन की नजर तुरंत ही नॉर्दर्न किंग की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से बर्फ से बंधा हुआ था। हालांकि जैसे ही जॉन उदास होने ही वाला था कि तभी उसे क्रैक की आवाज आती है, जो देखकर जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसने देख लिया था कि आइस में क्रैक बनने लगे हैं और नॉर्दर्न किंग बाहर निकलने वाला है। साथ ही साथ उस पूरे ही आइस के आसपास ब्लैक कलर के लाइटिंग बोल्ट धीरे धीरे घूम रहे होते हैं और नॉर्दर्न किंग की बॉडी भी धीरे धीरे बैगनी गोल्ड होती जा रही होती है। हालांकि जैसे ही जॉन वहां पे देख रहा था, सन हेक्सी अचानक ही जॉन के सामने आकर अपने पंच को बिना किसी हिचकिचाहट के जोयान के चेहरे की तरफ पटक देता है। जॉन जैसे ये फील करता है तो तुरंत ही ड्रैगन फिनिक्स एशियन आर्मर को अपनी बॉडी के अंदर एक्टिवेट कर लेता है और अपने दोनों हाथों के साथ उसके अटैक को रोक देता है। हालांकि इसके अटैक के कारण जॉन पीछे की तरफ उड़ते हुए जाता है और सन हेक्सी इसी चीज का फायदा उठाकर एक बार फिर से जोयान की तरफ जाते हुए कहता है, जोयान मेरे छोटे भाई को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। और इसके बाद वो अपने अटैकों को और भी ज्यादा पावरफुल करके जोयान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जॉन केवल उसके अटैक से अभी डॉच ही कर सकता था। जॉन को पता था कि अगर वो अपने पीक लेवल पर होता तो ये बंदा उसे चोट के टच भी नहीं कर पाता। हालांकि यहाँ पे जोयान को अचानक ही सन हेक्सी एक किक मारता है, जिसके बाद जॉन बुरी तरीके से पीछे की तरफ जाता है और मुंह के कोने से ब्लड के निशान भी साफ साफ देखे जा सकते थे। जॉन का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन सन हेक्सी ये देखकर तुरंत ही एक इविल स्माइल पास करता है और तुरंत ही जोयान के ऊपर आकर एक बार फिर से जोयान के सिर पे अटैक करना चाहता था और जोयान उसके अटैक से डॉच करना चाहता था, लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी पावर नहीं होती। तभी सन हेक्सी कहती है, जोयान मरो। और जैसे ही उसका पैर जोयान से टकराने वाला था कि अचानक वो आइस डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसमें नॉर्दर्न किंग कैद था और तुरंत ही एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है जो कि सन हेक्सी के सामने अपेयर होकर पावरफुल पंच बनाकर सीधा ही सन हेक्सी के सिर पर मार देती है और पंच के साथ इतना पावरफुल फोर्स जनरेट होता है कि सन हेक्सी हवा में उड़ता हुआ सीधा ही जाता है और इस रास्ते के सामने की दीवार से जाकर टकरा कर गिर जाता है और इस टाइम पे वो पूरी दीवार भी उसी के ऊपर गिर गई थी। ये देखकर जोयान थोड़ा सा दिल में खुश फील करता है कि आखिरकार लास्ट मोमेंट में उसके पपेट ने उसे बचा लिया था। इस टाइम पे जोयान जब नॉर्दर्न किंग की बॉडी की पर्पल गोल्ड लाइट को देखता है तो अचानक ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जोयान समझ गया था उसका नॉर्दर्न किंग अब डाउडी क्लास पे पहुंच गया है और इस टाइम पे उसके सामने खड़ा हुआ उसका नॉर्दर्न किंग एक रियल डाउडी लेवल का वॉरियर है। जिसके बाद जोयान अपनी आंखों को उस टनल के सामने की तरफ देखता है जहां सन हेक्सी खड़ा था और उसकी आंखों से मर्डरस और रिलीज हो रहा था, लेकिन नॉर्दर्न किंग के खड़े होने के कारण वो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। आखिरकार उसने नॉर्दर्न किंग की बॉडी से निकलने वाले मर्डरस ऑरा को फील किया था। साथ ही साथ उसे ये भी नहीं पता था कि आखिरकार जोयान के पपेट के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। उसने फील किया था कि जैसे जोयान के पपेट के अंदर अनगिनत लड़ाइयों का एक्सपीरियंस हो। जिसके बाद सन हेक्सी अपने कांपते हुए बाएं हाथ को उठाता है और अपने चेहरे के बाएं हिस्से को टच करता है तो इस टाइम पे उसके चेहरे को पूरी तरीके से सुन्न कर दिया गया था और चेहरा सूजा हुआ था। साथ ही साथ वो हिस्सा पूरी तरीके से काला भी पड़ गया होता है जहाँ पे नॉर्दर्न किंग ने घूंसा मारा था, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है, जोयान, और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी जोयान एक कोल्ड स्माइल पास करता है और अपने नॉर्दर्न किंग को उसकी तरफ बढ़ा देता है और नॉर्दर्न किंग के प्रेशर को फील करके सन हेक्सी के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। जोयान को पता था कि सन हेक्सी ने डाउडी लेवल के वॉरियर की पावर का यूज किया था उसे दबाने के लिए, और अब जोयान का पपेट जब डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था तो जोयान उसे दबा हुआ देखना चाहता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे सन हेक्सी ने भी फील कर लिया था कि जोयान के नॉर्दर्न किंग की पावर बढ़ चुकी है और इस टाइम पे उसकी पावर और जोयान के पपेट की पावर एक बराबर है। हालांकि सन हेक्सी अभी यही सोचता है कि भले ही ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो उसे हरा नहीं पाएगा। तभी जोयान कहता है अटैक, और नॉर्दर्न किंग तुरंत उड़ता हुआ जाता है और सन हेक्सी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? और इसके बाद वो तुरंत ही अपने ऑरे को चारों तरफ स्प्रेड करते हुए आइस ब्लू डुईकुई को अपेयर करता है और इसके बाद वो डुईकुई तुरंत ही सन हेक्सी के पूरे हाथ को कवर कर लेती है, जिसके बाद उसकी हाथ की पावर बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी। हालांकि इस टाइम पे सन हेक्सी को जानता था कि पता था उसे कि उसके सामने का पपेट बिल्कुल भी वीक नहीं है और आखिरकार उसकी डुईकुई थक सकती है लेकिन पपेट को थकान महसूस नहीं होगी, और यहाँ पे उसके साथ फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा ही था। इसीलिए उसका पंच तुरंत ही जाकर नॉर्दर्न किंग के पंच से टकरा जाता है और टक्कर के बाद अचानक ही क्रैक की आवाज आती है, जो देखकर सन हेक्सी काफी ज्यादा चौंक जाता है और देख सकता था कि उसका हाथ जैसे उसकी आइस डुईकुई ने ढक रखा था उसमें क्रैक बन गए हैं। ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, ये कैसे हो सकता है?
हालांकि उसने ये कहा ही था कि तभी उसकी डुईक्यू पूरी तरीके से पत्थर के टुकड़ों में बदलकर बिखर जाती है और उसी टाइम पे नॉर्दर्न किंग का हाथ एक बार फिर से पीछे जाकर सीधे ही सन हेक्सी की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जिससे सन हेक्सी के राइट हैंड की हड्डियां तुरंत ही टूट जाती हैं और सन हेक्सी बुरी तरीके से चिल्लाते हुए पीछे जमीन पर जाकर धंस जाता है। जिसके बाद सन हेक्सी खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। हालांकि नॉर्दर्न किंग अभी बिल्कुल भी उसे सांस लेने का टाइम नहीं देता और तुरंत ही पलंग झपकते उसके सामने पहुंच जाता है और एक बार फिर सन हेक्सी की छाती पे नॉर्दर्न किंग का पंच घुस जाता है, जिसके बाद हर जगह ब्लड ही ब्लड बिखरा हुआ था और सन हेक्सी का ऑरा भी बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो गया था। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से सन हेक्सी अपने आप को उठाता है और नॉर्दर्न किंग को काफी ज्यादा डरते हुए देखता है। इस टाइम पे उसके मुंह से ताजा खून बह रहा होता है। 2 अटैक के बाद सन हेक्सी को अब दिमाग ठिकाने पे आ चुका होता है और उसे पता था वो नॉर्दर्न किंग के लिए कोई भी मैच नहीं होने वाला। जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्से में आकर जोयान की तरफ देखते हुए चिल्लाता है और कहता है, बास्टर्ड, मुझे ये मत बताओ कि तुम इस तरीके से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अगर तुम में ताकत है तो अपनी ताकत के साथ मुझसे फाइट करो। सन हेक्सी की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही स्माइल करता है। प्रेजेंट टाइम पे जोयान अपनी बॉडी के अंदर की मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन कर रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, आप एक डाउडी हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर आपके खिलाफ लड़े। या तो मैं बेवकूफ हूँ या कि फिर आप। जोयान की बात को सुनकर सन हेक्सी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसका चेहरा ही हरा हो जाता है। तभी जोयान कहता है, ये पपेट मेरी पावर का ही एक पार्ट है, तो अगर आप इसे हरा सकते हैं तो अपनी पावर के साथ हरा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जोयान का नॉर्दर्न किंग एक बार फिर से आगे बढ़ के सन हेक्सी के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सन हेक्सी तुरंत ही पीछे हटते हुए लाइट बैरियर को क्रिएट करता है। लेकिन नॉर्दर्न किंग के एक ही पंच के साथ उसमें क्रैक बन जाते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे सन हेक्सी भी पीछे हट गया था और काफी बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन नॉर्दर्न किंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो आगे बढ़ के एक बार फिर से सन हेक्सी के नजदीक आ जाता है। जोयान के नॉर्दर्न किंग को देखकर सन हेक्सी तुरंत ही कहता है, मैं बस यहाँ से भाग ही सकता हूँ। इस टाइम पे सन हेक्सी काफी यार डर गया था और उसे पता था कि अगर वो यहाँ पे रुकेगा तो जोयान के नॉर्दर्न किंग के हाथों वो मारा ही जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम पे भागना ही सबसे अच्छा तरीका था। आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से डाउडी लेवल पर पहुंचा था और उसे अभी तीनों क्लेनों को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को पावरफुल बनाना था और अपने क्लेन का नाम रोशन करना था। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। तो चलिए अब ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और 5 से 10 मिनट का एपिसोड में अभी एक और बना दूंगा, उस पर आप लोग को पूरा वीडियो मिल जाएगा और ये पूरी फाइट हम खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि जोयान को डेसोलेट जर्नी में और क्या क्या मिलने वाला है। तो चलो थोड़ा सा वेट करो और एंजॉय करो इस एपिसोड को। ओके, बाय बाय थियन फैमिली।